हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज इस लेक्चर के अंदर हम इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसका नाम क्या है? यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? यूनियन टेरिटरीज की हम बात करेंगे। जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, देखो होता तो ये भी एक तरह का स्टेट ही है, बट इसको हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोड हम इसे स्पेशल स्टेट मतलब कि स्पेशल स्टेट के स्टेटस में हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। मतलब कि बेसिकली एक ऐसा स्टेट जहां के हमें कल्चर को, जहाँ के कम्युनिटी को हम प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको स्पेशल स्टेट का हम क्या देते हैं, स्टेटस देते हैं। ठीक है, जो भी यूनियन टेरिटरीज वाले जो स्टेट होते हैं बेसिकली वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता। वहां पर उस मतलब कि सिंपली बोल सकते हैं कि यूनियन स्टेट को, जैसे यूनियन जो टेरिटरी जो स्टेट होते हैं उनको कंट्रोल करने की पावर या वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की जो पावर्स होती है किनके पास होती है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। हम कह सकते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। बेसिकली यूनियन जो टेरिटरीज होते हैं बेसिकली एक तरह का स्मॉल एरिया होता है जो कभी स्टेट नहीं बन सकते हैं। बट ये क्या होता है, ये जो बेसिकली यूनियन जो टेरिटरीज होते हैं किसी भी स्टेट के साथ मर्ज जरूर कर सकते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पे? यूनियन टेरिटरीज कहते हैं बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम? दिस आर स्मॉल एरिया, दिस आर स्मॉल एरिया, एक तरह का स्मॉल एरिया है विच कैन नॉट बिकम स्टेट, जो स्टेट नहीं बन सकते बट दे कैन मर्ज विद स्टेट। देखो यहाँ पे मैंने क्या लाइन बोला, ये एक ऐसा स्मॉल एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है जो स्टेट तो नहीं बन सकता है, कैन नॉट बिकम स्टेट, है ना। ये स्टेट तो नहीं बन सकते बट ये क्या करता है, हम इसको ना किसी भी स्टेट के साथ ना मर्ज जरूर कर सकते हैं, कैन मर्ज विद स्टेट। ये बात याद रखनी है। ये कहां लिखी गई थी? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, अगर मैं आर्टिकल 3 की बात करूं, आर्टिकल 3 में ये कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन जो गवर्नमेंट, उनके पास ये पावर होती है कि यूनियन टेरिटरीज या किसी भी स्टेट को नाम को चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है और किसी भी यूनियन टेरिटरीज या स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ क्या कर सकती है, मर्ज कर सकती है। ये सारी बातें कहाँ लिखी है? अगर मैं यहाँ पे मर्ज मतलब कि मैं मर्ज की यहाँ पे बात करूं तो मर्ज की बात यहाँ पे कहाँ लिखी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 3 के अंदर ये बातें क्या करते हैं, हम इसको मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। जब भी हम यूनियन टेरिटरी जैसे टर्म्स की हम बात करते हैं, हम इसके अंदर एक बात नोट करते हैं कि यहाँ पर रूल्स बनाने की, यहाँ पर लॉ मेक करने की पावर जो होती है, अगर यहाँ पर गाइडलाइंस पास करना है या स्टेट को हमें किस तरह के यूनियन टेरिटरीज को हमें कंट्रोल करना है, तो सारी पावर्स किसके पास होती है? ओनली हम बोल सकते हैं यूनियन, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट have special power in running this area। इस एरिया को रन करने की स्पेशल जो पावर्स होती है किनके पास होती है? सिर्फ वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर मैं यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं दिल्ली है ना, दिल्ली, चाहे मैं बोल सकता हूँ चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ यहाँ बोल सकते हैं एक्सेट्रा, है ना। सिंपल सा, हम जानते हैं कि 9 तरह के यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनमें से हमने कितनी बात कर, हम 2 एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं जो हमारे यूनियन टेरिटरीज के एग्जांपल्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। अब हम अगले वाले टॉपिक्स के बारे में समझते हैं। देखो अगला जो टॉपिक आता है, हाउ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म होता है, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस की यहाँ पे मैं बात करता हूँ।
जो फेडरलिज्म होता है प्रैक्टिस कैसा होता है, देखो पहली बात तो मैं कुछ बातें यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो जो फेडरलिज्म हमने समझा था कि सिंपल सा मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं फेडरलिज्म का मतलब जिससे पावर का क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स के बीच में, है ना, सेंटर हो गया चाहे स्टेट के बीच हम देखते हैं क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कि ये बातें यहाँ पे समझ आती है। तो मैंने बोला था यहाँ पर जो फेडरलिज्म होता है प्रैक्टिस कैसा, देखो जैसे मैं कुछ बातें यहाँ पे क्यों फेडरलिज्म जरूरी, ये भी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ मैं, तो देखो इंडिया जो कंट्री है यहाँ पे हमें डाइवर्स दिखाई देता है ना, ये क्या है, एक डाइवर्स नेशन नहीं है, डाइवर्स नेशन है। डाइवर्स नेशन का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे लोग काफी सारे कम्युनिटीज के अंदर बायफरगेट है, हमें बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटीज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग हमें देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सारे रिलीजन की, जैसे हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्रिश्चियन, है ना, ये सब रिलीजन, यहाँ पे हमें डिफरेंट कास्ट के लोग मिलते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिफरेंट लिंग्विस्टिक के पीपल भी रहते हैं, है ना, डिफरेंट लिंग्विस्टिक के पीपल है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पर जो हमारी कंट्री है इंडिया, एक क्या है, डाइवर्स नेशन है। इन सभी को एक साथ रखने के लिए, मतलब यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी चीजें रखना पड़ेगी जहां पे हमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर हमें इन लोगों के बीच एक यूनिटी बनाए रखनी है, अगर हमें नेशन को यूनिटी में रखना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, हमने क्या किया, जब हमारी कंट्री 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा अगर हमारे पास कोई टास्क था तो वो क्या था कि हम अपनी कंट्री को कैसे यूनिटी में रखेंगे, है ना। एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें कंट्री के अंदर यूनिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है एक बहुत बड़ा डाइवर्स नेशन है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक के पीपल है, डिफरेंट रिलीजन के पीपल है, डिफरेंट कास्ट के पीपल है, डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल है, इनके बीच एक एकता बनी रहनी चाहिए, है ना। तो इनको एकता बनाए रखने के लिए हमने सोचा कि चूंकि ना क्या करते हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं पावर्स का। हमने क्या किया, हमने बोला कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पावर्स को। आज की डेट में आप देख सकते हो काफी सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे हमें एक मतलब कि एक तरह के भाषा बोलने वाले लोगों के बेसिस पे हमने स्टेट क्रिएट कर रखा है, एक तरह के धर्म के बेसिस पे हमने कुछ एरियाज की मैं बात कर लूं, चाहे मैं कुछ स्टेट्स की मैं बात कर लूं, हमने क्रिएट कर रखा है, हमने एक तरह के कम्युनिटी वाले लोगों के लिए एरिया क्रिएट कर रखा है। तो सारी क्या है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन तो है जिससे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना क्यों जरूरी है, मैंने बोला यहाँ पे पावर का डिवीजन बोल लो, है ना, पावर का डिवीजन करना क्यों जरूरी था, मैंने बोला जिससे हमारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किनके बीच में, लोगों के बीच में, पीपल के बीच में, है ना, किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट हमें ना देखने को मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कि बातें यहाँ पे पहली बात क्लियर होती है। तो आइए हम टर्म समझते हैं कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है, तो हम उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंटर्स के। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, है ना, लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेट की मैं बात कर लेता हूं। मैंने बोला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से हम 1947 में हम क्या करते हैं, इन 1947 बाउंड्रीज, है ना, जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ऑल स्टेट, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ऑल स्टेट्स, है ना, जितने भी ऑल स्टेट होते हैं उनके बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, है ना, बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया वर चेंज्ड। हम क्या करते हैं, उनकी बाउंड्रीज को हम चेंज कर देते हैं, चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट की मैंने बात की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1947 में जितने भी पुराने स्टेट है हमने उनके बॉर्डर को चेंज किया। बॉर्डर को चेंज करने वाला भी उनकी जो मतलब स्टेट की जो बॉर्डर है उसको हमने चेंज कर दिया। किस बेसिस पे, हमने लिंग्विस्टिक के बेसिस पे कर दिया। हमने इस तरह से बॉर्डर को डिजाइन किया कि अगर कोई भी ऐसा जहां पे एक तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग एक जगह पे क्या रखे, सेम स्टेट के अंदर आ सके, इसके लिए हमने क्या किया, 1947 में हमने बाउंड्रीज को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर भैया कल होकर लोग लिंग्विस्टिक के बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए,
है ना, आपस में लड़ ना झगड़ रहे हो, है ना। इसलिए हमने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, इनको भले ही हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर बायफरकेट तो कर रहे हैं, लेकिन यूनिटी तो रहेगी। मैंने कहा यूनिटी तो बनी रहेगी। तो ये भी एक क्या है, ये फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने का बेसिकली क्या है, एक तरीका है। दिस ये क्यों किया गया, दिस वॉज डन टू ensure that ensure that people who spoke language lived in सेम स्टेट, है ना। ऐसा क्यों किया, इसलिए हमने किया क्योंकि अगर कोई भी लोग, अगर सेम भाषाएं बोलने वाले लोग सेम स्टेट के अंदर आ सके, है ना, सेम भाषाएं बोलने वाले सेम स्टेट के अंदर क्या हो सके, आ सके। जैसे कि हम बात करते हैं बंगाली बोलने वाले, जब तक आपको लोग जो दिखेंगे कहाँ दिखे, बंगाल के अंदर दिख जाएंगे। मराठी भाषा बोलने वाले जैसे लोग आपको महाराष्ट्र के अंदर दिख जाते हैं, है ना। तो ये क्या, हमने लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हमने स्टेट को बायफरकेट कर दिया। हमने स्टेट्स को क्या कर दिया, हमने स्टेट को मतलब कि उसकी बाउंड्रीज को चेंज करके हमने एक न्यू स्टेट हमने क्या कर दिए, इससे हमने क्रिएट कर दिए। अब देखो कुछ ऐसे भी स्टेट थे, सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर के ऊपर बेसिस हमने कुछ स्टेट क्रिएट कर दी, है ना। कल्चर, या तो मैं बोल सकता हूं एथनिसिटी, एथनिसिटी के बेसिस पे, मतलब कि कल्चर हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, रिलीजन्स हो गया, इनके बेसिस हमने क्या किए, हमने स्टेट्स क्रिएट कर दिए। तो एक तो तरीका ये था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमने क्रिएट कर दिए फेडरलिज्म को हमने प्रैक्टिस करने के, है ना। ठीक है, उसके अलावा अब ये और चीजें हम समझते हैं इसके अंदर। देखो एक आता है लैंग्वेज पॉलिसी, हमने फॉर्मुलेट किया, हम बात करते हैं यहां पे लैंग्वेज पॉलिसी हमने फॉर्मुलेट किया। देखो लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि हमारा जो कंट्री, हमारी जो कंट्री है, एक डिफरेंट लिंग्विस्टिक वाली कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मतलब 2900 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्या आती है, भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से हमने 21 अदर जो भाषा है उनको हमने शेड्यूल्स के अंदर क्या किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के शेड्यूल्स के अंदर हमने उसको ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारा भाषाएं बोले जाने वाले जो बेसिकली जितनी सारी भाषाएं बोले, इनमें से हम किसी भी अगर कल होकर अगर हमारे इंडिया अगर किसी भी एक स्पेसिफिक भाषा को अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूरे कंट्री के ऊपर, है ना, उसको मतलब कि अडॉप्ट कर लेती तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस थे। तो हमने क्या किया, हमने एक लैंग्वेज पॉलिसी भी लेके, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखो यूनियन के अंदर अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम हिंदी मतलब कि हिंदी को ना एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, है ना, वहां से जितने भी ऑर्डर पास होते हैं, या तो देखो पहले तो हिंदी में होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने समझ आया कि इंग्लिश भी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है। तो हमने बाद में हिंदी के बाद में हमने इंग्लिश को भी एज हमने क्या किया, हमने हिंदी के साथ उसको अलोंग कर दिया, मतलब कि जोड़ दिया। उसको भी हम क्या कर सकते हैं एज अ ऑफिशियल मतलब पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश को भी यूज करते हैं। इसलिए आपने जो देखा होगा, जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट किसी तरह के बिल को पास करती है, कोई गाइडलाइंस पास करती है, तो उसके अंदर देखना कि आप वो हिंदी में होता है या तो मोस्टली वो इंग्लिश में हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, क्या लैंग्वेज पॉलिसी है, तो हिंदी को हमने क्या किया, हमने लैंग्वेज पॉलिसी किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 343 के अंदर बात लिखी गई है कि यूनियन गवर्नमेंट हिंदी एक ऑफिशियल मतलब की लैंग्वेज होगा। अगर उनको किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को अगर पब्लिश करना हो, कोई नोटिस पब्लिश करना हो, तो देख रहा आप हिंदी में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा हिंदी, हिंदी वॉज, हिंदी मतलब कि हिंदी, है ना, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हम किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 343, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे जान लेते हैं, है ना। फिर बाद में हमें समझ आया कि यार इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जब भी देखते हो कि जैसे आप साउथ की साइड एंटर करते हो तो वहां की हमें भाषा तो आती नहीं है, वहाँ के लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज हमें आती नहीं है, कन्नड़ आती नहीं है, तमिल आती है, तो हम किस में वहाँ के जो पीपल्स होते हैं कम्युनिकेट किस में करते हैं? क्या वो कम्युनिकेट इंग्लिश भाषा में नहीं करते हैं? तो हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं कि यार इंग्लिश, हाँ, एक इंग्लिश एक मेजर ऐसा लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर एक पीपल और दूसरे पीपल से कनेक्टिविटी करने में हेल्प तो करता है, क्योंकि हर तरह की भाषा सीखना देखो इट इज नॉट पॉसिबल, सिंपल सी बात है। हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली थी, क्या सब भाषाओं को मैं जाकर सीख तो ना पाऊंगा? तो कहीं ना कहीं इंग्लिश एक ऐसा भाषा निकल के आया कि एक ऐसी लैंग्वेज बाहर निकल के आई जिसमें हम देखते हैं कि यार वो ना मतलब कि रीजनल लेवल पे ना चीजों को ना मतलब कि क्या था कनेक्ट कर लेता है, कि हम जाके वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम वहां पे रह सकते हैं, है ना। तो सिंपल बात है, इंग्लिश भी बाद में धीरे धीरे वहां समझ आया कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, हम इसको ऑफिशियल पर्पसेस के इंग्लिश को भी हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को यूज हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, लेटर, है ना, लेटर इंग्लिश अलोंग विद इंग्लिश अलोंग इंग्लिश अलोंग विद हिंदी, हमने हिंदी के सबसे क्या कर दिया, हिंदी वॉज चूज ऑफिशियल पर्पसेस, है ना, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हमने इंग्लिश को भी हमने चूज कर लिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लगभग मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट के भी खुद के क्या होंगे, उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें देखने को क्या मिलते हैं, उनके ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब होता है आप तमिल की साइड जाएंगे, है ना, तमिलनाडु, वहां पे तमिल भाषा बोली जाती है। वहां पे आपने एक एग्जाम सुना होगा, पीसीएस का एग्जाम होता है आपके, जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की बात करो, वहां के स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ना वहां के लोकल भाषा में ही क्या कहता है कंडक्ट किया जाता है, मतलब कि आपको वहां की भाषा आनी चाहिए एग्जाम में बैठे, मतलब कि मोस्टली इंग्लिश होती है, इंग्लिश तो देखो है इंग्लिश है, तो वहां की रीजनल लैंग्वेजेस को भी क्या कहता है कंसीडर किया जाता है, कि मोस्टली तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट के भी ना खुद के ना अपने खुद के ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे, मतलब कि सारे, चाहे मैं लॉ की बात कर लूं, चाहे मैं किसी पॉलिसी की बात कर लूं, चाहे कोई ऑर्डर जो पास होगा स्टेट के अंदर, उन्हीं की भाषा में क्या किया जाएगा, उन्हीं के लोकल लैंग्वेजेस के अंदर क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं लगभग लगभग मैंने क्या बोला था कि 20 अदर लैंग्वेजेस, है ना, लगभग 20 अदर लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड, है ना, हमने क्या किया 31 अदर भाषाओं को भी हमने क्या किया है, रिकॉग्नाइज्ड किया है ना, हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल में लगभग 21 अदर भाषाओं को भी हमने क्या किया है, उनको एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज किया, जिसका मतलब है आपने देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करती है तो हमें लगभग 21 अदर भाषाओं में भी ऑप्शन देती है हमें एग्जाम्स में क्या करना है, एग्जाम को लिखने की, है ना, क्या देते हैं हमें, मतलब कि एग्जाम में जो लैंग्वेजेस के जो हमें प्रेफरेंस मिलते हैं, हमें लगभग 21 अदर भाषाओं को भी हमें क्या मिलता है, उसके अंदर ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हम एग्जामिनेशन की बात हुई, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन की आप बात करो, तो वहां पे लोगों को जो भी कैंडिडेट होता है उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस भाषाओं में, इनमें लिस्ट आती है, उन लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास 31 अदर लैंग्वेजेस, आप इसमें से किस लैंग्वेजेस में आप क्या करना है, एग्जाम को कंडक्ट करना चाहते हो, मतलब एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। कि यहाँ पे बातें समझ आती है लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। तो इसके अलावा हम समझते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो अगला टॉपिक आता है, अगर मैं अगले टॉपिक यहाँ पे बात करूं, सेंटर और स्टेट के, मैं यहाँ पर रिलेशन की मैं बात करूंगा। देखो सेंटर और स्टेट का रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको पता है, देखो आफ्टर 1999, है ना, आफ्टर 1990 हमें एक ईरा का बिगिनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। देखो कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझते हैं कि कोalition गवर्नमेंट होती क्या है ना, कोalition
गवर्नमेंट क्या होता है, पहले ये टर्म को हम समझते हैं, फिर मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, कोalition गवर्नमेंट का मतलब होता है जब कोई भी एक, मतलब कि जब इलेक्शन होता है इन लोक सभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के अंदर क्या होता है, जब कोई भी सिंगल पार्टी उतनी मेजोरिटी नहीं ला पाती है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, मतलब कि मान लो मैंने बोला एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, मैंने क्या, एक लाइन है, अगर कोई भी पार्टी इस लाइन के ऊपर नहीं जा पा रही है ना, मैंने क्या बोला, इस लाइन के ऊपर जाएगी तो क्या होता है, उनकी मेजोरिटी, मतलब कि एटलीस्ट एक बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा ना कि इलेक्शन को कंडक्ट हो रहा है, तो आपको इतने वोट लाने पड़ेंगे कि आप क्या सके, जीत सके। देखो, वो तो कोई दिक्कत नहीं कि मैंने बोला था कि फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम चलता है कि मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा वोट, वो क्या होता है, वो पार्टी जीत जाती है, मतलब उस रिप्रेजेंटेटिव या उस पार्टी की क्या बोलती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लेकिन इसका मतलब होने कि अगर भैया 4 पार्टी का, 4 में से भैया 10 इसको मिला, बाकी 1 2 3 4 मिला, तो 10 पार्टी में कोई इतनी बड़ी 10 वोट, इतनी कोई बड़ी वोट नहीं होते। तो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक लाइन्स होती है, कम से कम आपको इतना वोट लेना पड़ेगा, आपको इतना वोट लाना पड़ेगा अगर आपको इलेक्शन के अंदर क्या होना है, जीतना है। तो जब कोई भी सिंगल पार्टी इस क्राइटेरिया को, इस लाइन को ना क्रॉस नहीं कर पाती है, तो बस उस केस के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। क्या मर्ज होता है, या हम बोलते हैं अलायंस बनाता है, ठीक है। अलायंस बनाने के बाद क्या होता है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, फिर क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, उसी को हम कहते हैं कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। जब एक पार्टी उस बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है फॉर द इलेक्शन या फॉर द विनिंग ऑफ द इलेक्शन के लिए, तो वो दूसरे पार्टी के साथ अलायंस करता है, मतलब कि मर्ज करके फिर क्या करता है, वो एक सरकार फॉर्म करता है, उसी हम सरकार को हम क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। देखो, कोalition गवर्नमेंट की तो हाँ कुछ दिक्कत ये है कि कोalition गवर्नमेंट के अंदर ना, जब भी देखो मान लो किसी स्टेट के अंदर हो तो 2 सीएम फॉर्म है ना, अब 2 सीएम है ना, या तो हम बोलते हैं 2 पॉलिटिशियंस है, तो इसमें ना कहने के यार थोड़ा सा ना हमें देख लो कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, बोले एक पार्टी का भैया उनकी थिंकिंग अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है ना, दूसरे पार्टी उनके इंटरेस्ट अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, तो कहने के इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो होते, तो वो अलग की बात है। तो पहली बात ये समझ आया कि कोalition गवर्नमेंट क्या है ना, कोalition गवर्नमेंट के बारे में हमने समझ लिया। तो देखो कोalition गवर्नमेंट से क्या हुआ, कोalition गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं ना स्टेट और जो बेसिकली सेंटर्स होते हैं ना, उनके बीच एक रिलेशंस क्रिएट होता है। इनमें क्या होता है, पावर का ना डिवीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, पावर का ना डिवीजन होता है। तो एक तरह से हमने इसमें भी देखा फेडरलिज्म किस तरह से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बातें हम नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने बोला आफ्टर 1990 है ना, आफ्टर 1990 के बाद क्या होता है, देयर was there was beginning of era of coalition गवर्नमेंट का इरा आता है ना, किसका इरा आता है, कोalition गवर्नमेंट हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर आता है सिंस देन नो सिंगल पार्टी है ना, कोई भी सिंगल, अगर मैं पार्टी की बात करूं, कोई भी सिंगल पार्टी, नो सिंगल है ना, नो सिंगल पार्टी गोट आ क्लियर मेजोरिटी है ना, क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा इलेक्शन, क्लियर मेजोरिटी नहीं ला पाते। तो इसमें क्या होता है कि द मेजर नेशनल पार्टी, जितनी भी मेजर नेशनल पार्टी होती है, जितनी भी द मेजर नेशनल जो पार्टीज होते हैं है ना, पार्टीज क्या करते हैं, इंक्लूड मतलब कि पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस, उस अलायंस के साथ जुड़ जाते हैं, उस अलायंस के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं विद मैनी पार्टीज, विद मैनी पार्टीज है ना, बहुत सारी पार्टियां जुड़ जाती है, जैसे इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज भी हमें दिखाई देते हैं, सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट का ना
फॉर्म करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म एट सेंट्रल लेवल, एट सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो सेवरल बहुत सारे जो रीजनल पार्टीज भी होती है वो भी क्या होती है इनके साथ इंक्लूड जाती है, इन अलायंस में जुड़ जाती है। अलायंस में जुड़ने के बाद इनकी भी क्या होती है कि इनको भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सरकार को क्या कर पाते हैं, फॉर्म कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्टेट और सेंटर के बीच में क्या दिखता है, पावर का डिवीजन दिखता है ना। पावर क्या होता है यहाँ पे डिवीजन मिलता है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल बात है वो भी पावर्स का क्या होता है, वो भी पावर शेयर कर पाते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर पाते हैं, पावर्स को यहाँ पे शेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस लेड टू न्यू कल्चर, हम इसलिए बोल सकते हैं दिस लेड टू न्यू हम कल्चर की बात करते हैं, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, है ना, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयर करने का न्यू कल्चर है, पावर शेयर एंड रिस्पेक्ट, हम बोल सकते हैं एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट समझा कि यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट है, हमने यहाँ पे देखा कि दिस लेड टू अ न्यू कल्चर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करने का एक नया बेसिकली बोल सकते हैं कल्चर होता है, जिसमें स्टेट और सेंटर क्या करते हैं, अपने पावर्स को ना शेयर करते हैं, क्या करते हैं, पावर्स को यहाँ पे अपने आप पावर्स को शेयर करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एंड इस टॉपिक से किसी भी आप पॉइंट्स के अंदर कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट हो, आप क्या करते हो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू।